So, hello everyone, welcome to Tuition Friend, and today we are going to start another playlist for the entrepreneurship development. So, we will be discussing here from the unit first, which will be started with the entrepreneurship. सो इस यूनिट का नाम जैसे कि आपको दिख रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब हम इसमें बात करेंगे एंटरप्रेन्योर की स्किल्स के बारे में। वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनकी एबिलिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट कह सकते हो आप, इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। आगे जितने भी आप यूनिट्स पढ़ोगे सभी में आप कोरिलेट कर पाओगे। अगर कुछ भी नहीं आपकी समझ आएगा एग्जाम में तो आप इसमें से बना के लिख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक पर्सन होता है, एक आदमी होता है जो कि एक बिजनेस को सेटअप करता है। कैसे? एक फाइनेंशियल रिस्क लेके। उसके अंदर एक चाह होती है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट पा लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक बिजनेस सेटअप करेगा एक रिस्क लेते हुए। उसको फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है, उसको वो उसका टाइम का भी रिस्क होता है क्योंकि टाइम वो स्पेंड करने वाला है। और उसका मतलब वहाँ पे स्पेंड करने की जो मेन कैपेबिलिटी वो क्यों करना चाहता है वहाँ, उसके अंदर एक चाह है प्रॉफिट को गेन करने की। सो द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर। हम एंटरप्रेन्योर को एक इनोवेटर की तरह भी देख सकते हैं, एक नए सोर्स ऑफ आइडियाज की तरह भी देख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी। ठीक है, या बिजनेस और प्रोसीजर्स के लिए। ठीक है, तो मतलब एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक इनोवेटर ही कह सकते हैं कोई नया चीज डेवलप करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास कुछ नए आइडियाज होते हैं या फिर वो कुछ नई सर्विसेज शुरू करता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस को लेके या किसी भी अपनी मतलब चीजों को लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है एंटरप्रेन्योर की। सो ध्यान से आप सुनना और आपको इसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा। सो फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। एज यू ऑल नो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना होगा। ठीक है, तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम फटाफट सोल्व कर ले। ऐसा नहीं कि उसको टाइम लगेगा किसी भी चीज को सोल्व करने में। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, अपनी फर्म को भी वो आगे चलाएगा, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिक्कतें आएंगी, उनको भी सोल्व करने वाला होगा, तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। इनोवेशन का मतलब है कि अगर नए नए इनोवेशन वो करता रहेगा तो उसकी कंपनी में जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी और कहीं ना कहीं वो एनहेंस भी होगी। ठीक है, रिस्क टेकिंग का मतलब है कि अगर सपोज कीजिए अगर वो रिस्क ही नहीं लेगा किसी चीज में, तो उसको पता कैसे चलेगा कि वहां उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क ले ले और रिस्क लेने के बाद वो उन चीजों को कैलकुलेट कर ले जो आगे आने वाली जो बिजनेस प्रोसीजर्स हैं उनमें ढंग से काम कर पाए। देन कॉन्ट्रेरीनेस का मतलब होता है अपोज करना। ठीक है, अपोज करना किस चीजों को? सपोज कीजिए कुछ समाज में बुराइयां हैं, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको उन चीजों से अलग हटते हुए काम करना होता है। कॉन्ट्रेरीनेस का मतलब होता है किस तरीके से अपोज करना। देन परसिस्टेंस का मतलब आप समझ सकते हो कंटिन्यूटी से लेके। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको अपने अंदर एक कंटिन्यूटी रखनी होगी, भले ही समाज में उसको कोई कुछ भी कहता रहे। कितनी बार क्या होता है, आपने देखा होगा एज एन इंजीनियर, आप भी अगर कोई नया आइडिया सोचते हो वो कितनी बार फेल होता है, कितनी बार आपको लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो लोग भी कहते हैं कि ये क्या बार बार बना रहा है। एक एंटरप्रेन्योर को उन चीजों से बचते हुए अपने अंदर एक कंटिन्यूटी रखनी है। समाज कुछ भी कहता रहे, समाज कुछ भी मतलब बोलता रहे आपको, लेकिन अगर आपके अंदर एक चाह है कि हाँ मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, देन यू विल बी एंटरप्रेन्योर, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देन लास्ट वन इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है आप कंपनी चलाओगे, एक बहुत बड़ा फर्म चलाओगे, एक बहुत बड़ा एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो उसमें आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक लीडर का रोल अदा कर सको, हर किसी को साथ में लेकर चल सको। और इवन आपके अंदर एक हैंडलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप क्लाइंट के साथ भी मतलब इंटरेक्शन कर पाओ ढंग से, और साथ साथ में अपनी जो नीचे की टीम है उसको भी बिल्ड करके उसके साथ में कम्युनिकेट कर पाओ। सो बेसिकली ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड राइट समथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर। सो इसको याद कर सकते हो आप, PIR एंड CPL। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। प्लीज नोट इट डाउन, एंड इसके अंदर जो जो लिखना है आपको पता ही है आप कितना बड़ा लिख सकते हो। मूविंग अहेड वी हैव फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखिए फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट एक अमूमन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो वहां क्या लिखोगे आप? वही सेम होगे। फर्स्ट वन इज डिसीजन डिसीजन मेकिंग। एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए ढंग तरीके से, किस समय पर कौन सा डिसीजन लेना है वो उसको सुनिश्चित करके सही समय पर वो एक निर्णय ले सके। तो डिसीजन मेकिंग की एक कैपेबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योर के अंदर। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट कंट्रोल। एंटरप्रेन्योर हैज टू मैनेज द थिंग्स। एक सबसे बड़ी जो कैपेबिलिटी मानी जाती है वो होती है मैनेज करना किसी भी चीज को। मैनेजमेंट भी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए।
देन डिवीजन ऑफ इनकम का मतलब है कि सपोज कीजिए आपके पास एक फर्म स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ मेरे को इतना पैसा खर्च करना है लेबर पे, कहाँ मेरे को ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करना है, कहाँ मेरे को वेंडर्स को मतलब खर्चा देना है, किस तरीके से मेरे को मतलब चीजों को चलाना है। सो डिवीजन ऑफ इनकम को उसको तरीके से मैनेज करना होगा। सो ये एक एंटरप्रेन्योर का थर्ड टाइप का फंक्शन होता है। देन रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टिनिटी बेयरिंग। इन द नेक्स्ट यूनिट वी विल डिस्कस व्हाट इज रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे एक इसका अलग फंक्शन भी होता है एंटरप्रेन्योर का, कि वो रिस्क टेकिंग होना चाहिए और अनसर्टेनिटी बियरिंग होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क को सहन कर सके और अनसर्टेनिटी को भी बियर कर सके। ठीक है, रिस्क टेकिंग का मतलब हो गया रिस्क ले सके और अनसर्टेनिटी को बियर मतलब सह सके। इनोवेशन का देख लीजिए, इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन बेसिकली होता है जब आप किसी नई चीज को मॉडिफाई करके या किसी चीज को आइडिएट करके कुछ नया चीज डेवलप करो। ठीक है, तो वो इनोवेशन कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन यही होता है कि वो इनोवेट करके नई नई चीजों को, सपोज कीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, उसने कोई कंपनी शुरू कर ली है किसी भी चीज को लेके, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, तो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो नई नई चीजें इनोवेट करता रहे कंपनी के अंदर, ताकि उसके जो कस्टमर के साथ में उसका इंटरेक्शन है वो बढ़ा रहे, मतलब बढ़ता रहे। एंड उससे क्या होगा कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, क्योंकि लोग भी उसी चीज को खरीदते हैं जो फटाफट से नई चीज मतलब डेवलप करता है और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं लोग। ठीक है, तो इनोवेशन की एक कैपेबिलिटी भी एक फंक्शन मतलब एंटरप्रेन्योर के अंडर में आता है। सो इसको भी याद करने का तरीका है DIR एंड DM। DM पता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड DIR डायरेक्टरी, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। सो दीज आर द फंक्शंस। मूविंग अहेड, वी हैव टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखिए एंटरप्रेन्योर बहुत सारे टाइप के होते हैं। इवन इफ यू हैव जस्ट गोन थ्रू टू माय प्लेलिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, तो वहां पे भी कुछ चीजें डिस्कस की गई हैं यही वाली। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में ऐसा नहीं है आप सारे के सारे लिखोगे, जो आपका उस टाइम पे याद आए वो लिख दीजिएगा। सबसे पहला है बेस्ड ऑन द बिजनेस टाइप। सो बेस्ड ऑन द बिजनेस टाइप का मतलब है कि बिजनेस के टाइप पे कैसे कैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो होता है जो बेसिकली कोई बिजनेस को रन नहीं करता है, लेकिन वो काम करता है सेलिंग का और कहीं ना कहीं इनपुट लेना और आउटपुट देना, मतलब एक तरीके से वो इंटरमीडिएट का काम करेगा। ठीक है, सो वो ट्रेड की कैटेगरी में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स हो जाएंगे। सपोज कीजिए कोई अगर किचन के सामान बना रहा है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स। देन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, एज यू ऑल नो, जितने भी हमारे किसान होते हैं उस फील्ड में जो लोग मतलब इनोवेट करेंगे उनको हम कहेंगे एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, सो उसमें टेक्निकल होते हैं, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल आपके कौन से आ जाएंगे, जितने भी हमारे जो टेक्निकल वर्कर्स होते हैं, सपोज लीजिए VLSI में कोई चीज नई डिस्कवर करता है, सो वो सारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स हो जाएंगे। नॉन टेक्निकल हो जाएंगे जो नॉन टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं। बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पे प्राइवेट, स्टेट एंड जॉइंट। प्राइवेट का मतलब होता है उसकी मतलब खुद की ही वो एक तरीके से वो चला रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक बंदा खुद ही उस चीज को चला रहा है, प्राइवेट लिमिटेड की कैटेगरी में आ जाएगा वो आपका बेस्ड ऑन ओनरशिप में। स्टेट एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो बेसिकली एक तरीके से आपके स्टेट के साथ में कोलैबोरेट करके वो उसको रन करते हैं कंपनी को। देन जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपने किसी भी साथी के साथ में मिलकर कोई नई चीज को इनिशिएट करते हैं। बेस्ड ऑन जेंडर, मैन और वुमेन। सो अगर मेल आदमी उसमें काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है, तो वो मैन एंटरप्रेन्योर्स के अंडर आएगा। देन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो मतलब फीमेल होती हैं। बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज साइज, उसके बेस पर स्मॉल स्केल का मतलब होता है कि जो बहुत ही मिनिमम लेवल पर काम कर रहा है, उसके पास लेबर ज्यादा है भले ही, लेकिन मशीनरी के इक्विपमेंट भी कम है और वो कहीं ना कहीं जो कहीं आउटपुट देता है वो भी उसकी कम है, तो वो स्मॉल में आ जाएगा। मीडियम में मीडियम आउटपुट देता है, लार्ज में लार्ज आउटपुट देता है। तो बेसिकली इसका डिफरेंस भी मैं आपको अगली यूनिट्स में बताऊंगा क्या होता है, जहां पर ये मेन टॉपिक इलेबोरेट किया गया है। ठीक है, देन बेस्ड ऑन क्लेरेंस डेनहोफ, सो इन्होंने एक चीज बताई थी, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड ऑन क्लेरेंस डेनहोफ। सो इन्होंने क्या बताए थे कि ये चार तरीके के होते हैं। सबसे पहला इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। सो जैसे कि नाम साफ साफ बता रहा है, इनोवेटिंग। इनोवेटिंग का मतलब है कोई चीज नई इनोवेट करेगा, नए आइडिया से नई चीज ला के उसको डेवलप करके वो इनोवेट करने का काम करते हैं। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं एडोप्टिव एंटरप्रेन्योर्स, जो कि क्या काम करते हैं, जो कहीं दूसरे देश में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बन चुकी है उसको अपने देश में लाकर कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको चला देते हैं। सो वो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। देन फेबियन एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली वो होते हैं जो, सपोज कीजिए एक एंटरप्रेन्योर है जो बहुत पुराना काम कर रहा है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल वो दिए बनाता है। ठीक है, दिए की उसकी बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर वो
कैंडल, दिए, ये सब चीजें बनाता है। सो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स वो कैटेगरी होगी जो पुराना काम तो करते हैं और वो नए को अपनाना नहीं चाहते, नई टेक्नोलॉजी को। सपोज कीजिए आजकल क्या आ गया है कि आपको ऑलरेडी मशीनरीज मिल जाती हैं कि आप उसके अंदर मोम डालोगे, ऑलरेडी आपकी जो मोमबत्ती है वो बनकर बाहर निकल जाएगी। लेकिन फेबियन क्या होते हैं, वो चाहते ही नहीं है उसको अडॉप्ट करना, लेकिन जब उनको लगता है कि हाँ अब आपको लेना ही पड़ेगा, देन दे गो फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं कि अगर उनको लगता है कि उनको लॉस होने लग रहा है फटाफट फटाफट, तो अब ले लेना चाहिए, सभी लोग आगे निकल गए हैं, तब ये जाकर उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं और आगे की तरफ उनको खरीद कर अपनी कंपनी में सुचारू रूप से चलाने लगते हैं, उन चीजों को यूज करने लगते हैं। अब ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, ड्रोन बिल्कुल फेबियन की तरह होते हैं, बट एक डिफरेंस ये आता है कि ये चेंज करने को तैयार ही नहीं होते, भले ही इनको लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए, बट ये अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही चलते रहेंगे। सो फेबियन और ड्रोन को ध्यान रखना, फेबियन बहुत मुश्किल से चेंज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ड्रोन चेंज करते ही नहीं टेक्नोलॉजी को, अपनी मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही वो काम करते रहते हैं, चाहे उनको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। So these are the types of entrepreneurs. Moving ahead, we have comparison between entrepreneur versus manager. So basically questions आ जाता है entrepreneur versus manager या entrepreneurs versus intrapreneur. We will look it in the next slide. So इसके कंपैरिजन के बेसिस देखिए लीजिए। सबसे पहले तो यह है मीनिंग क्या होता है एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक एंटरप्राइज को क्रिएट करता है कुछ फाइनेंशियल रिस्क लेके, जिससे कि वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन मैनेजर क्या होता है, मैनेजर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करता है और मतलब सभी चीजों को मैनेज करता है एक मैनेजर, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये कोई चीज नई स्टार्ट नहीं करता, ये बेसिकली एक बने हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। फोकस क्या होता है एंटरप्रेन्योर का, वो होता है बिजनेस स्टार्ट करना। मैनेजर का फोकस होता है ऑनगोइंग ऑपरेशन को चलाना। तो मैनेजर कहीं ना कहीं चेंज भी हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा, बेसिकली जो चले हुए ऑपरेशन है उनको तरीके से और भी आगे की तरफ चलाना। प्राइमरी मोटिवेशन क्या होता है एंटरप्रेन्योर का, अचीवमेंट को गेन करना कि मेरे को हाँ इतना बिलियन की मेरे को एक कंपनी बनानी है, मेरे को एक यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है, तो वो एंटरप्रेन्योर का एक मतलब एक तरीके से मोटिवेशन होता है। मैनेजर का क्या होता है, पावर, हाँ कि मैं एक अच्छी उस पे पोस्ट पर हूँ तो ये मेरी पावर है कि मैं इसको हटा सकता हूँ, इसको मैं अपनी टीम में ले सकता हूँ, तो वो पावर के ऊपर अपना मोटिवेशन रखता है। देन अप्रोच टू टास्क, इसकी टास्क की अप्रोच होती है इनफॉर्मल, लेकिन मैनेजर को एक फॉर्मल वे में। आपने देखा होगा मैनेजर क्या होते हैं, टाई वाई लगाकर आप जैसे सोचोगे तो कैसे लगते होंगे, हाँ टाई लगाते हैं एंड दे यूज टू वियर द ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ फॉर्मल काइंड ऑफ क्लॉथिंग्स। सो उस तरीके से इनकी जो अप्रोच होती है वो फॉर्मल होती है, इनकी इनफॉर्मल होती है। स्टेटस क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स का, वो खुद ओनर होता है लेकिन मैनेजर एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। रिवॉर्ड जो होता है एंटरप्रेन्योर का वो प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन मैनेजर सैलरी पर काम करता है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है एंटरप्रेन्योर्स की, वो इंट्यूटिव होती है, लेकिन मैनेजर की क्या होती है, कैलकुलेटिव होती है। कैलकुलेटिव का मतलब कि हाँ उसको पता है कि उसको इतनी ही मिलने वाली है। देन मूविंग अहेड, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सो ड्राइविंग फोर्स उनके लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए होती है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि हाँ मेरे को कुछ चीज नई क्रिएट करनी है, कुछ चीज इनोवेट करनी है, ठीक है। मैनेजर की क्या होती है, प्रिजर्विंग स्टेटस की, उसका मतलब है कि अपना जो ओहदा है उसको बनाए रखना है बस। रिस्क ओरिएंटेशन जो एंटरप्रेन्योर का होता है वो होता है रिस्क टेकर, बेसिकली ये रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा कि नई चीज डेवलप होगी उसको और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैनेजर का क्या होता है, रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स का मतलब है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो केवल डिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो अपनी पोस्ट नहीं जाने देगा, वो कहीं भी कोई चीज गलत नहीं करना चाहेगा। Moving ahead, we have this important one, which is a difference between entrepreneur versus intrapreneur. So, entrepreneur क्या होते हैं, बेसिकली ये फ्री थिंकर होते हैं, बट इंट्राप्रेन्योर क्या होते हैं, ये एक ऐसे तरीके के मतलब होते तो एंटरप्रेन्योर की तरह है, लेकिन ये कंपनी पर डिपेंडेंट होते हैं, ये किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं जो कि रिसर्च के लिए छोड़े जाते हैं। सो बेसिकली ये फोर्स्ड किए जाते हैं थिंक करने के लिए, कोई चीज नई सोचने के लिए, ताकि ये बिजनेस एक्टिविटीज को आगे की तरफ बढ़ा सकें। सो अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, खुद का अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगा, खुद ही अपने आप सब चीजें मतलब नई तरीके से स्टार्ट करेगा। लेकिन इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंटरप्रेन्योर एक किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, बिल्कुल सेम काम करता है एंटरप्रेन्योर की तरह, लेकिन एक इसकी जो होता है ये कंपनी के अंडर में रहता है, कंपनी इसको फंड देती है, कंपनी इसको सब चीजें प्रोवाइड करती है, ठीक है। डिपेंडेंसी क्या होती है एंटरप्रेन्योर्स की, डिपेंडेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंटरप्रेन्योर क्या है, वो डिपेंडेंट है कंपनी पर। फंड मोबिलाइजेशन क्या है एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर हैज टू मोबिलाइज फंड टू फाइनेंस द वेंचर। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अपने जो कंपनी है उसको उसको मतलब फंड फाइनेंस करने के लिए वो बेसिकली फंड का मोबिलाइजेशन करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या है, वो किसी भी फंड वगैरह मोबिलाइजेशन में कहीं नहीं पड़ता, बट उसके पास में क्या होता है, कंपनी खुद फंड देती है कि हाँ आप ये काम कर लीजिए। रिवॉर्ड क्या होता है एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड होता है एक प्रॉफिट जो कि कंपनी में उसको अर्न होता है किसी भी चीज को सेल करके।
इंटरप्रेन्योर का क्या होता है, इसके पास कोई भी शेयर वगैरह कुछ नहीं, मतलब प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं होता खुद का। ये बेसिकली सैलरी या इंसेंटिव पे काम करता है, जितना अच्छा काम करेगा उतनी ज्यादा उसको सैलरी मिलेगी। देन रिस्क बियरिंग क्या होता है, एंटरप्रेन्योर रिस्क बियरिंग होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, लेकिन इंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, दे डू नॉट बियर एनी काइंड ऑफ रिस्क। एंड इवन जो ये काम लेते हैं उसको भी तरीके से करने की सोचते हैं और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज मतलब जो पहले से डिसाइड नहीं है उसको कर लेंगे, तो जो चीजें डिसाइड होती हैं वही चीजें काम करते हैं। स्टेटस क्या होता है एंटरप्रेन्योर का, वो बेसिकली एक ओनर होता है और कहीं भी वो किसी को भी रिपोर्ट वगैरह नहीं करता, रिपोर्टिंग वगैरह कि मेरे को इसके पास में इस टाइम जाना है और जाके मेरे को ये चीज़ सौंपनी है, नहीं, वो अपने आप इंडिपेंडेंट ओनर है। ही इज़ द ओनर एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू जस्ट फाइनेंस हिज कंपनी, और उसको तरीके से मतलब चलाने के लिए। इंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक सैलरीड एम्प्लॉय होता है और बेसिकली ये बेसिकली अपना कहीं ना कहीं कंट्रोल रखता है केवल किस फील्ड में जहाँ पर इसको रिसर्च करनी होती है, ठीक है। ऑपरेशन क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, वो बेसिकली ऑपरेट करता है आउटसाइड द एंटरप्राइज, दूसरे लोगों से मिलेगा, नई नई कंपनी के सीईओ से मिलेगा, सो वो एंटरप्रेन्योर का काम होता है। लेकिन इंटरप्रेन्योर का क्या होता है, बेसिकली ऑपरेट करता है विद इन द एंटरप्राइज, मतलब एंटरप्राइज के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। देन दिस इज द important वन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रीजंस टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो पहला है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एंटरप्रेन्योर से ही मिलकर बना है, शिप आ गया, इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। सो एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एंटरप्राइज एंड बियरिंग एनी ऑफ इट्स रिस्क विद द व्यू ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है किसी भी नई एंटरप्राइज को क्रिएट करने की, कुछ रिस्क लेने के बाद, जिससे कि हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। वो एक ऐसी सोच रखता है कि एक प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को, मैं भले ही थोड़ा सा पैसा लगाऊंगा, मैं 1,000 रुपये लगाऊंगा, मेरे को 5,000 का प्रॉफिट होगा। तो वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर की एक मतलब सोच समझ होती है, उस प्रोसेस को पूरे को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। रीजन में देखें तो सबसे पहला है लर्निंग टू सी पॉसिबिलिटीज एवरीवेयर। सो रीजन क्या होता है एंटरप्रेन्योर बनने के, सबसे पहला तो कि वो हर जगह पॉसिबिलिटी ही सोच के चलता है कि हाँ यहाँ भी मेरे को पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, और मतलब वो कहीं ना कोई चीजें ढूंढ लेता है, ठीक है। डिफाइनिंग योर इनकम कहने का मतलब है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बन गए तो आपके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि आप अपने इनकम जो है खुद ही डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई दूसरा डिफाइन नहीं करेगा। क्योंकि आप जितने ज़्यादा रिस्क लेकर नई चीज़ इनोवेट करवाओगे या इनोवेट करोगे, तो उसी हिसाब से आपकी जो इनकम है वो बढ़ने वाली है। फ्लेक्सिबिलिटी इन योर शेड्यूल, ऐसा नहीं है कि आपको 9 to 5 की जॉब करनी है, यू आर फ्री, यू कैन कम एनी टाइम, यू कैन जस्ट हैंडल एनीथिंग, ठीक है। तो वो चीज़ें भी एक फ्री कैटेगरी में आती है कि आप फ्री हो, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो। इंजॉइंग योर वर्क, आपका मन है काम करने का आज कर लीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। एंड यू आर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। लर्निंग टू बी इन द मोमेंट कहने का मतलब है कि वो हर टाइम मतलब ये रहता है कि हर जगह वो कुछ ना कुछ लर्न कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपको कोई फील्ड असाइन हो गया तो उस पर ही काम करना है, नहीं, एंटरप्रेन्योर एक ओनर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। मूविंग अहेड वी हैव ड्रॉबैक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो मतलब क्या क्या मतलब ड्रॉबैक्स होते हैं, सबसे पहला है रिस्क ऑफ लॉस, कि मतलब आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। आप रिस्क तो ले रहे हो, रिस्क क्या होता है, रिस्क प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें लॉस भी हो सकता है। लेकिन ड्रॉबैक में क्या आएगा कि अगर आपको लॉस हो गया तो क्या होगा, बिना बाद में आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, मतलब जो आपने लगाए हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं लॉस में चली जाएगी। तो ये पहला एक ड्रॉबैक है। दूसरा है अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, पता नहीं रहता है कितनी इनकम हमारी अब जनरेट होगी, ठीक है, तो वो भी नहीं पता रहता। आज हो सकता है आप 1,000 रुपये लगा के 2,000 कमा रहे हैं, कल हो सकता है आप 1,000 लगा के 1,050 ही कमाएं, तो वहाँ भी एक अनसर्टेनिटी रहती है इनकम में। देन लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग में जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपका जो शेड्यूल है वो थोड़ा हेक्टिक रहता है। कहने का मतलब है फिक्स नहीं है कि आप 9 to 6 करके या रात को भी आपको लगना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है इनिशियल फेजेस में, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर रहती है। देन हाई लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है एंटरप्रेन्योर के ऊपर शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और इवन नॉट इन द स्टार्टिंग बट कंटिन्यूसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके ऊपर कि उसको पूरी फर्म को मैनेज करना होता है, पूरी फर्म को उसे चलाना होता है। हाई स्ट्रेस लेवल्स कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे को ये भी चीज़ मैनेज करनी है, यहाँ से मेरे को फाइनेंसिंग भी मैनेज करनी है, यहाँ से मेरे को लेबर भी मैनेज करवानी है, तो ये सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। देन लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कितनी बार क्या होता है कि जो मैंने ऊपर बताया अभी कि आपका जो लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है इनिशियल स्टेज में, वही चीज़ें आ गई कि आपको कहीं ना कहीं लंबे समय तक काम करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो वहाँ कोई चीज़ें फिक्स नहीं है कि आप 9 to 5 करके छोड़ दोगे, आप ही खुद की कंपनी है, आपको रात को भी काम करना पड़ सकता है।
देन रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और पक्का आता है हर बार, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या होता है रोल एंटरप्रेन्योरशिप का इकोनॉमी को डेवलप करने में। सबसे पहला है कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली इनका काम होता है कि कैपिटल को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब फॉर्मेट करते हैं, मतलब एक तरीके से जनरेट करते हैं अपनी कंट्री के लिए, नॉट ओनली द कंट्री बट फॉर लाइक अपने लिए तो करेगा, बट उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं जीडीपी को भी एनहेंस करेगा, उसके साथ साथ में वो आसपास के एरिया को भी एनहेंस करेगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। देन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो आपको पता है कि अगर कोई चीज नहीं खोलेगी तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से क्या होगा कि वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन कर रहा है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, इसका मतलब है कि कितनी बार क्या होता है, आपने देखा होगा रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनमें। मतलब एक तरीके से देखोगे आप, अर्बन में अगर हम माइंड में सोचें तो हमको लगता है अर्बन क्या होता है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या काम करता है, वो चीज़ों को देखता है और जहाँ उसको दिक्कतें लगती हैं उनको सोल्व करता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे गांव के लोग भी हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है, और रूरल और अर्बन की जो है वो बैलेंस्ड डेवलपमेंट में कैटेगरी में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं बैलेंस क्वालिटी में उनका डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि असमानता होगी, समानता के तरीके से ही उनका क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से डेवलपमेंट होगा। ठीक है। देन इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स का कहने का मतलब है कि क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर आप किसी एरिया में देखोगे कि जहाँ पे फैक्ट्री लगी होंगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुकानें आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी सुधर जाता है। आरओ वगैरह लग जाते हैं लोगों के घर में। ठीक है। वहाँ पे हर तरीके का आपको सामान उपलब्ध हो जाता है, तो इम्प्रूवमेंट होता है लिविंग स्टैंडर्ड्स में। देन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि आप फिर किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं रहते हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक में, मतलब सभी चीज़ें आ जाती हैं, फाइनेंस में तो केवल एक पैसे को लेकर आता है, लेकिन इकोनॉमिक में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो जाती है। ना तो आपको कहीं से कुछ लेना है ना कहीं से कुछ देना है, यू आर इंडिपेंडेंट नाउ, योर काइंड ऑफ एरिया इज इंडिपेंडेंट, यू डू नॉट हैव टू जस्ट गो टू द अर्बन एरियाज टू परचेज समथिंग। ठीक है। देन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, वही चीज़ें आ गई। ये बेसिकली क्या काम करता है कि आपके जो जो अर्बन एरियाज हैं और जो आपके पिछड़े एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उनको लिंक करने में काम करता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है। तो उनके लिए ये लोग काम करते हैं, कितनी बार छोटी छोटी चीजें बनाकर उनको इक्विपमेंट बेचते हैं, वो अपनी बड़ी मशीनरीज में यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इनका जो लिंकेज होता है, उनके बीच में जो एक बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंग हो जाता है। मूविंग अहेड वी हैव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लीजिएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वैसे हम आगे यूनिट्स में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। सो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती हैं, जिसको कम कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है हम लोग कम ही प्रोडक्शन दे पाते हैं। ठीक है। तो ये इसके अंदर लेबर का घनत्व होता है, बहुत सारी लेबर हम लोग यूज करते हैं। Small scale industries comprise of small enterprises that manufacture goods or provide services with the help of smaller machines and a few workers and employees। इसका मतलब है कि जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और जिससे कि हम, मतलब एक तरीके से किस, जो चीजें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं छोटी छोटी मशीनरीज को यूज करके और कुछ एम्प्लॉय और वर्कर को यूज करके। एग्जाम्पल में ले सकते हो, बेकरीज होती हैं, कैंडल्स होती हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं, लेदर बेल्ट होती हैं। तो इसका कंक्लूजन अगर मैं बताऊँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसके अंदर हमारे पास में मशीनरी का ज़्यादा ना इस्तेमाल होकर हम लोग लेबर का यूज़ करते हैं और उनका आउटपुट जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सेकंड हो गई ये वुमेन ग्रोथ को भी हेल्प करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी हमारी ये बेकरीज होती हैं, कैंडल्स होती हैं, इन फैक्ट्रीज में ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, जिससे क्या होता है आपका वुमेन का एम्पावरमेंट होता है। देन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इसका मतलब है वही कि आपका अर्बन और रूरल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, मतलब दोनों तरीके से, दोनों तरफ से डेवलपमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है। एसएसआई हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, कहने का मतलब है कि आपके जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो आपके कहीं ना कहीं मोबिलाइज का मतलब है कि वो दूसरी तरफ भी जाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और वो मशहूर होंगे। ठीक है। तो आपका उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ही होने वाला है उस एरिया का भी। ठीक है। देन एसएसआई पेव्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैपिटल को भी एनहेंस करता है आपके एरिया के।
और प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को, मतलब आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो उससे क्या होगा कि आपके यहाँ का जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरीके से डेवलप होगा। मीट्स द कंज्यूमर डिमांड्स, कितनी बार क्या होता है कि जो एक मोमबत्ती हो गई या आपकी जो वाटर बॉटल्स हो गई, इनसे क्या होता है कि जो आपकी लोकल कस्टमर्स होते हैं, लोकल कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाती है इजीली, क्योंकि बड़ी कंपनीज पर अगर वो डिपेंडेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनको टाइम भी लगेगा और जो उनके रेट हैं वो भी हाई हो जाएंगे। इनकी एसएसआई की हेल्प से क्या होता है, वो चीज़ें कंज्यूमर डिमांड को हैंडल कर लेती हैं इजीली और कम रेट में भी उपलब्ध करा देती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सबसे पहली है फाइनेंस की प्रॉब्लम, दूसरी है बिजनेस प्लानिंग सही से नहीं हो पाती, क्योंकि छोटी सी कंपनी है, उसको खुद नहीं पता कि कैसे काम करना है। ठीक है, छोटी सी है तो कहने का मतलब है ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं रख सकते आप, तो बिजनेस प्लानिंग के लिए वहाँ पे आपको खुद पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा जो बिजनेस की प्लानिंग है वो सही से नहीं कर पाते वो लोग। देन लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो उनके पास में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी ज़्यादा कुछ खास नॉलेज नहीं होती है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते, तो उसकी भी वहाँ पर एक लैक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम कह सकते हैं। देन लैक ऑफ डेडिकेटेड टीम, सही तरीके की टीम नहीं होती है कि पर्टिकुलरली इस टेक्निकल फील्ड में ये काम करेंगे, इस मशीनरी पर ये काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या है कि अगर कोई लेबर है, लेबर ले ली तो वो यहाँ भी काम करेगी, वहाँ भी काम करेगी, उस मशीनरी पर भी करेगी, इस मशीनरी पर भी, तो वो लैक ऑफ डेडिकेटेड टीम में आ जाएगा। देन फियर्स कंपटीशन, इसका मतलब है कि उनके यहाँ जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो छोटी कंपनीज को बड़ी कंपनीज के साथ में मतलब कॉम्पीट करना है, तो वो एक फियर्स कंपटीशन की कैटेगरी में आ जाएगा। देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का और ये लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट से। ठीक है, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। सो इन टेक्निकल वर्ड्स इट इज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। क्या होता है बिजनेस, बेसिकली हम इसमें क्या होता है, हमारे पास में कमर्शियल या कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब लोगों तक, जिससे कि हम कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो कहने का मतलब है जो भी हम नई चीज प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं या कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उससे हम लोगों तक वो पहुंचा के कोई चीज अर्न करते हैं, उसको हम कहते हैं अपना एक बिजनेस। सो उसकी बहुत सारी फॉर्म्स है। पहली फॉर्म है उसकी सिंगल ओनरशिप, मतलब जिसमें अकेला एक बंदा होता है। देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब है कि जिसमें हमारे पास में दो या दो से अधिक बंदे होते हैं। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये शेयर बेसिस पे काम करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी हमारे अडानी ग्रुप है, अंबानी की जितने भी ग्रुप है, रिलायंस, वो बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह काम करती है। देन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप मिलके बनाता है। ठीक है, अभी एक एक करके हम देखेंगे इनके बारे में। देन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पता है जो बेसिकली आपकी गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं सारी सारी कंपनीज, लाइक LIC आ गई। ठीक है, तो वो सब किसके अंडर आएंगी, आपकी पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में आता है और उसको कुछ फॉर्मेलिटीज निभानी होती है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ओनरशिप, ये हम इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये फर्म होती है जो केवल कुछ ही इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जाती है, बेसिकली एक के द्वारा, क्योंकि सोल का मतलब एक अकेला बंदा जब किसी भी कंपनी को चलाए उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। Then a person who enters into business on his account manages that business and is solely responsible for providing the capital and making the critical decision is known as sole proprietor। देखिए बेसिकली जो अकेले बंदे का यहाँ इसमें रोल होता है, वो फाइनेंस भी करना होता है, मैनेज भी करना होता है अपने बिजनेस को, और साथ साथ में क्या करना है, उसको डिसीजन भी खुद ही लेने हैं। तो वो कैटेगरी किसमें आएगी, जब अकेला बंदा ये सब काम करेगा उसको कहते हैं हम सोल प्रोप्रिएटरशिप। देन एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, पहला एडवांटेज है कि ये सबसे ईजी होता है और सबसे सस्ता भी माना जाता है। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एन एग्जांपल कोई नाई की दुकान है, ठीक है, या कोई बार्बर शॉप है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो अकेला बंदा वो अपने पूरे बिजनेस को रन कर रहा है या अपनी शॉप को जो रन कर रहा है, वो क्या है कि वो आसानी से खोल सकता है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है और कोई वहाँ पे क्या कहते हैं ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। ठीक है, देन पर्सनल डिसीजन मेकिंग, अब खुद ही अकेला ही वो डिसीजन करेगा तो वहाँ पे कोई किसी की सलाह भी नहीं लेनी है, उससे क्या होगा कि वो फटाफट से डिसीजन ले पाएगा। ऑल प्रॉफिट्स बिलोंग टू द ओनर, कहने का मतलब है जितना भी प्रॉफिट होने वाला है वो सारा ओनर का ही होगा। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन रहेगी, ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा मिलना है किसी को कम मिलना है, खुद का ही कर रहा है, खुद ही कमा रहा है, खुद ही उसको स्पेंड कर रहा है, तो उससे उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगी, अपने हिसाब से वो चला सकता है। बिजनेस अफेयर्स आर केप्ट वेरी प्राइवेट, कहने का मतलब है यहाँ पे किसी को शेयर नहीं करनी कोई भी चीज़। आप ट्रिमर से काम करना चाहते हो ट्रिमर से कर सकते हो, आप कोई नई चीज़ करना चाहते हो वो भी वहाँ पर वो ला सकते हो, तो ये चीज़ें आपकी प्राइवेट रहती हैं, आपको ही पता होती हैं। डिसएडवांटेज के अंदर आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी कह सकते हो। ठीक है,
लायबिलिटी का मतलब आता है लोन की, आप उसको रिस्पेक्ट में मान सकते हो कि आपके ऊपर ही सारी सारी लायबिलिटी है अब, ठीक है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो सब चीज़ों के लिए। एक्सपेंशन प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, आप अपनी चीज़ों को फैला नहीं सकते क्योंकि आपके पास जो कैपिटल है उसकी कमी है, पैसों की अभी आपके पास कमी होती है इस फर्म में। देन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हो, ठीक है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है अगर आपको कहीं लॉस हो गया तो आप उसको रन प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आ जाती है। अकेला बंदा क्या क्या हैंडल करेगा, आप बीमार पड़ गए तो आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। देन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बाइंग, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम बहुत सारा सामान खरीद लेगा और एकदम से उसको प्रोडक्शन करने लगेगा, नहीं, उसको धीरे धीरे चलानी पड़ती हैं चीज़ें। मूविंग अहेड वी पार्टनरशिप, सो पार्टनरशिप के अंदर हम लोग देख लेते हैं। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था जिसके अंदर दो या दो से अधिक बंदे होते हैं। सो पार्टनरशिप क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास दो या दो से अधिक बंदे या पर एक पर्टिकुलरली लिमिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो क्या करते हैं बेसिकली, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और साथ में काम करते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, और जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे दो या दो से अधिक बंदे होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलरली लिमिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और वो मिलकर मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे कंपनी को और साथ में काम करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसके एडवांटेज है इजी टू सेटअप, ये बेसिकली आराम से सेटअप हो जाती है क्योंकि आपके पर्टिकुलरली चुनिंदा बंदे होते हैं। प्रोवाइड्स अ लार्जर कैपिटल बेस एंड हैंस मोर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको क्या होता है, एक बहुत बड़ा कैपिटल बेस मिल जाता है, बहुत सारे लोग हैं आपके पास, मतलब चार पांच आप लोग मिलकर बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अकेले को सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। वहाँ पे जो आपका पैसा है आपको अकेले को नहीं देना है, वहाँ पे आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, आपके चार पांच लोग मिल के आप दोगे पैसा। यहाँ पे क्या होती है, आपकी जो ग्रोथ होती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वर्कलोड इज शेयर्ड, इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेते हो एक दूसरे के साथ में, और इससे क्या होता है कि आपका जो वर्कलोड होता है वो कम हो जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल वही चीज़ है कि आपका जो कंट्रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपकी शेयर हो जाती है। प्रोवाइड्स अ डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ एक्सपर्टाइज रिजल्टिंग इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि आपके पास अलग अलग तरीके के बंदे होंगे, उनके पास अलग अलग तरीके की स्किल्स होंगी, उससे क्या होगा कि आपका जो मैनेजमेंट होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो डिसएडवांटेजेस होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर भी वही है कि आप चार पांच बंदे क्या क्या चीज़ें हैंडल करोगे, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहेंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब देने को रहेंगी, आप मतलब चार पांच लोग भी मिलकर उसको नहीं पूरा कर सकते, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कैटेगरी में आ गया। देन डिसएग्रीमेंट होता है कभी कभार पार्टनर्स के बीच में, तो वो भी क्या करता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें डिले फॉर्म करता है। सपोज कीजिए आप कंपनी में कोई चीज़ नई लाना चाहते हो, उसके लिए आपको सभी से डिस्कस करना होगा, उसमें हो सकता है दो बंदे एग्री हो, दो बंदे एग्री ना हो, तो उससे क्या होगा कि आपको जो डिसीजन मेकिंग है कि वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कहने का मतलब है कंटिन्यूटी भी कभी कभार लैक कर जाती है। कितनी बार क्या होता है कि वो दो बंदों में से दो कहीं बाहर घूमने चले गए, तो वहां पर क्या होगा कि आप तरीके से एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाओगे चीज़ों को। कोई फील्ड पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है, सभी को मिलकर काम करना होता है, तो वहां पर वो कंटिन्यूटी में भी लैक आ जाएगा। मूविंग अहेड वी हैव जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे कि नाम साफ साफ बता रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, प्रोफेसर हैनी ने बताया था, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल्स की, किस लिए, ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। और वो क्या करते हैं बेसिकली, शेयर पे डिपेंडेंट होती है ये कंपनी, मतलब शेयर का मतलब समझ रहे हो, कि पर्टिकुलरली इस कंपनी की हमने अलग अलग तरीके से लोगों को एक तरीके से इसकी मतलब ओनरशिप बांट दी, तो उसी को हम कहते हैं शेयर एक तरीके से। सो द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन फॉर मेंबरशिप, तो कहने का मतलब है अगर सपोज कीजिए आज अडानी ग्रुप है या कोई भी ऐसा है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह काम कर रहा है, अगर आप उसके शेयर अधिक खरीद लोगे, अधिक मात्रा में खरीद लोगे, खुद अडानी से ज़्यादा खरीद लोगे, तो आप उसके ओनर बन जाओगे। तो उसी तरीके से होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, बेसिकली शेयर्स होते हैं जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं, कोई भी खरीद सकता है, और जितने ज़्यादा शेयर जिसके पास होंगे वो उसका ओनर कहलाता है। Thus, a joint stock company is an incorporated association of peoples having a separate legal existence with a perpetual succession and common seal। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके बीच में एक लीगल एक्सिस्टेंस होता है ओनली, और वो बहुत सारे लोग मिलकर किसी भी शेयर को खरीदते हैं और एक कंपनी को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर वो शेयर नहीं खरीदेंगे, कैपिटल नहीं देंगे, तो कंपनी कैसे रन करेगी, तो शेयर के बेसिस पर ही वो कंपनी काम करती है। अगर उसके शेयर लोग खरीदते हैं, उसको पैसा मिलता है उतना ही ज़्यादा, और उस पैसे से ही वो कंपनी रन होती है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज, बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारा शेयर क्योंकि होते हैं उसके अलग अलग लोगों में डिवाइड होते हैं, तो उससे क्या होता है आपके पास बहुत सारे पैसे आते हैं उन शेयर से। लिमिटेड लाइबिलिटी, कहने का मतलब है आपको यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं यहाँ पे। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है कि एग्जिस्टेंस के चांसेस भी कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आपके दो शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं मतलब
मर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो फिर भी बरकरार रहेगी और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। एफिशिएंट मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उसको कहीं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना है, ओनली अपने काम पर ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपेंड करने का और कम करने का जितना भी आपका काम है वो आप इजीली कर पाओगे। गुडविल, गुडविल का मतलब है सभी लोग अच्छे के लिए काम करते हैं। डिसएडवांटेज में क्या आ सकता है, लीगल फॉर्मेलिटी सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है, बहुत सारे पेपर्स वर्क करने होते हैं इस कंपनी को फॉर्म करने से पहले। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके अंदर कभी कभार क्या होता है, मोटिवेशन नहीं रहती है, कि क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो वहाँ पे मोटिवेशन नहीं रहेगी। डिले इन डिसीजन, डिसीजन में कहीं ना कहीं डिले रहता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली काम तो करता है, लेकिन वहाँ पे कितनी बार क्या होता है कि आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन होता है, ठीक है। या बड़ी कंपनीज के बीच में क्या होता है कि डिसीजन मतलब मेकिंग में आपको टाइम लग जाता है। करप्ट मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई ओनर पर्टिकुलरली है खुद ही, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो एक तरीके से पॉलिटिक्स खेलता है आपस में ही, तो उससे जो मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि ये भी एक डिसएडवांटेज कैटेगरी में आएगा, कि वो यहाँ पे करप्ट होता है थोड़ा बहुत। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी जितनी भी स्टॉक कंपनीज होती हैं उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जैसे सेबी हो गया, ये सब जो होती हैं जो शेयर होल्डर्स के मतलब ऊपर नज़र रखती हैं, ठीक है, आपके शेयर्स पे नज़र रखती हैं, तो वहाँ पे कह सकते हो कि आप एक प्राइवेट कंपनी या जो भी कंपनी है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी, उस पर जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कितनी बार क्या होता है, वही चीज़ आ गई कि आपका जो ऊपर डिसीजन में डिले हो रहा था वो किस वजह से हो सकता है, वो कहीं ना कहीं जो आपके इंटरेस्ट है उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एक बंदा सोच रहा है कि हम इस कंपनी में एआई इंट्रोड्यूस करेंगे, एक बंदा कह रहा है नहीं हम लोग इसमें आरपीए पे काम करेंगे, सो बेसिकली वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। मूविंग अहेड वी हैव दिस लास्ट वन विच इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपको बताया था मैंने कि बहुत सारा मतलब एक ग्रुप मिलकर सेम तरीके के इंटरेस्ट जो रखते हैं जो लोग, एक ग्रुप मिलकर वो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपके फार्मर्स हो जाते हैं, ठीक है, फार्मर्स मिलकर अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ले तो उसको हम कहेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये बेसिकली सभी से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये फॉर्म किए जाते हैं ना कि एक प्रॉफिट कमाने के लिए, बट अपने मेंबर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रीजनेबल रेट पे, ठीक है। ये इनका मतलब मेन मोटो ये नहीं होता कि प्रॉफिट कमाएंगे, बट मेन मोटिव ये होता है कि हम लोग इफेक्टिव रेट्स पर मतलब इफेक्टिव सॉल्यूशन हम लोग अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे, जो भी हमारी शाखा में जुड़ेगा उनको हम लोग सही तरीके से हेल्प करेंगे। So this form of organization primarily protects and safeguards the economic interest of its members। इसका मतलब है कि इसका जो मेन फोकस होता है, मेन जो इसका मतलब एम होता है वो यही होता है कि ये मतलब प्रोटेक्ट करता है अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। इकोनॉमिक इंटरेस्ट वेदर इट इज़ फाइनेंशियल, ठीक है, वेदर इट इज़ लाइक उसको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है किसी भी सामान की, जिस चीज़ पर वो काम कर रहे हैं वो उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से फैमिली की तरह काम करते हैं लोग मिलके। The organization functions as a separate legal entity in a democratic way and is governed by the state regulation। बेसिकली ये वही है कि यहाँ पे जो आपका जो कंट्रोल रहता है वो स्टेट ऑथोरिटीज का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करने में स्टेट जो ऑथोरिटीज होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मेंबर। सबसे पहला है कि यहाँ पर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल की जाएगी केवल आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा। इट हैज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्रोल, वन मेंबर वन वोट। सपोज कीजिए फार्मर्स ने मिलके अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना ली, तो वहाँ पे क्या होगा कि हर फार्मर के पास में एक अपना वोट होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। उससे क्या होगा कि वो अपना मेंबर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अपना या ओनर अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं, लीडर अपना जिसको हम कहते हैं लीडर खुद वो डिसाइड कर सकते हैं अपने उस वोट से। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी। वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा लॉसेस के चांसेस है, क्योंकि सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक गुडविल के लिए, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर सपोज कीजिए अगर फार्मर मिलकर अपने क्रॉप को सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है, तो उस खेती के लिए वो लोग सारे मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते हैं गन्ने को लेके, और वो सभी लोग मिलकर उसको मार्केट में सेल करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना के। उससे क्या होता है कि जो आपको प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सभी के बीच में होता है और एक सही मात्रा में होता है। उससे क्या होता है कि आपके पास जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो कम मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, कितने सारे फार्मर्स आपने देखा होगा कि
फॉर एग्जाम्पल बिहार में कुछ लोगों ने क्या किया था, अपने टमाटर जो थे वो वैसे ही डाल दिए थे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सस्ते रेट में बिक रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सभी लोग मिलकर काम करते हैं, सभी लोग मिलकर एक साथ में रहते हैं, सभी लोग मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे बेनिफिट हो जाता है। इसका एक बेटर एग्जांपल आप ले सकते हो, अमूल जो स्टार्टिंग में फॉर्म हुआ था वो इसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। बेसिकली जब फार्मर्स को दूध के थ्रू कुछ मतलब प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली थी, जिससे आज आप देख सकते हो अमूल इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, मतलब इतनी बड़ी संस्था है कि वो पूरे इंडिया को मिल्क प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेज हो जाते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंटेल्स लॉन्गर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं मतलब लोग ज़्यादा हैं, वोटिंग प्रोसेस होती है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जो होता है डिसीजन लेने में भी थोड़ा लंबा समय लग जाता है। इट रिक्वायर्स मेंबर्स टू पार्टिसिपेट फॉर सक्सेस। इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, मेंबर्स को मतलब पार्टिसिपेट करना होता है, तो मतलब उसके अंदर बंदे चाहिए होते हैं किसी भी सक्सेस को पाने के लिए, क्योंकि हर बंदे का इंटरेस्ट अलग अलग है, हर बंदे की सोच अलग अलग है। अगर वो सभी लोग मिलकर वोट एक जगह करेंगे तो सभी की अलग अलग थिंकिंग से मिलकर एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका बेटर, कहते हैं कि बेटर ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज यही है कि हर बंदे का वहाँ पे पार्टिसिपेट करना जरूरी है, क्योंकि हर बंदे के पास में एक वोट का अधिकार है, ठीक है। एक्सटेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग इज नेसेसरी इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको रिकॉर्ड भी रखना होता है हर चीज़ों का, क्योंकि सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हर किसी को कभी भी किसी टाइम रिकॉर्ड चाहिए होता है कि मेरा हाँ इस टाइम पे मेरे गन्ना बताइए मेरा किस तरीके से वो आपने सेल किया। इट हैज़ लेस इंसेंटिव, देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स। हाँ ये भी हो सकता है कि कितनी बार क्या होता है कि आपके पास लेस इंसेंटिव भी आ जाते हैं, कितनी बार क्या होता है आपने ज़्यादा प्रोडक्शन किया था लेकिन आपको उस हिसाब से ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल पाया, और उस वजह से कुछ कन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं मेंबर्स के बीच में। So this is all about this first unit. So thank you so much for visiting this tuition friend channel. I hope you have already subscribed it, and if not, please do subscribe because it gives us motivation. So thank you so much. You can also mail us on varneet@gmail.com, as well as you can directly message me on Instagram. So thank you so much.